नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। अनादि टीवी की साप्ताहिक प्रस्तुति फेस वैल्यू में आपका स्वागत है। नींद ना आए मुझे चैन ना आए, लाख जतन करूं रोका ना जाए, सपनों में तेरा आना जाना। सचमुच इस गीत को आवाज़ देने वाले एसपी बालसुब्रमण्यम अपने असंख्य चाहने वालों को इन्हीं पंक्तियों की तरह का बड़ा दुख देकर इस दुनिया से चले गए। अद्भुत प्रतिभा के धनी रहे एसपी। रहने वाले तो दक्षिण भारत के थे, आंध्र प्रदेश में पैदा हुए थे, लेकिन क्षमता ऐसी कि 16 भाषाओं में 40,000 से अधिक गीत गाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके लिए गिनीज बुक में भी उनका नाम दर्ज किया गया। ख़ास बात यह कि आवाज़ में दक्षिण भारत का पूरा पुट होने के बावजूद बाकी भाषाओं के उच्चारण से लेकर एक्सप्रेशन तक में उन्होंने कभी चूक नहीं की। इसीलिए तो उन्हें गायकी का चांद कहा जाता था। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत एसपी की यादों को ही समर्पित है। ये 1981 की बात है। दक्षिण भारत की एक फिल्म का रीमेक पेश किया गया एक दूजे के लिए। ये फिल्म सुपरहिट हुई, बम्पर इसको कमाई, सफलता सब कुछ मिला। इसी फिल्म के ज़रिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हिंदी फिल्म जगत में ये हुआ कि एसपी बालसुब्रमण्यम ने पहली बार किसी हिंदी फिल्म के लिए गीत गाए। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ऐसा बहुत बाद में हुआ, जबकि गायकी की शुरुआत से ही एसपी बालसुब्रमण्यम हिंदी फिल्मों के गीतों से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। मखमली आवाज़ के धनी मोहम्मद रफ़ी के वो बहुत बड़े फ़ैन बताए जाते थे। एक दूजे के लिए फिल्म तो हिट हुई, उसके गानों ने भी सारे देश में धूम मचा कर रख दी थी, ख़ास तौर से जो हिंदी भाषी बेल्ट है। और देखते ही देखते एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज़ सारे देश के घरों में पहुंच गई। लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। और बहुत ख़ास बात ये भी रही कि एसपी बालसुब्रमण्यम साहब ने ये तमाम गीत लता मंगेशकर जी के साथ में गाए। लता जी जैसी शख्सियत के साथ में एक ताल से ताल मिलाकर गीत को एक संपूर्णता तक पहुँचाना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और एसपी बालसुब्रमण्यम साहब उसमें अपनी क्षमताओं के चलते पूरी तरीके से खरे उतरे। इसके बाद जो आगे दौर बढ़ा उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ। वो ये कि सलमान खान के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ दी। शुरुआत ही करियर था सलमान खान का। उनकी एक जो फिल्म आई थी बतौर अभिनेता, मुख्य अभिनेता, मैंने प्यार किया, उसमें उन्होंने सलमान के लिए अपनी आवाज़ दी। माना गया कि भाई ठीक है, नया एक चेहरा है, उसके लिए आवाज़ चल सकती है। लेकिन बाद में सलमान उनके इतने मुरीद हुए कि जब वो सुपरस्टार की स्थिति पा सके, जब सुपर सितारा बनकर पूरे फिल्म इंडस्ट्री में छा गए, तो उन्होंने एसपी बालसुब्रमण्यम से अपने लिए और गाने भी गवाए। जबकि वो दौर था जब जो अभी भी चल रहा है, जिसमें जो स्टार्स रहते हैं वो सेलेक्ट करते हैं कि उनके लिए गाना कौन गाएगा। तो जाहिर सी बात है कि सलमान का एसपी बालसुब्रमण्यम के लिए जो चयन किया गया, वो मामला सिर्फ ये नहीं था कि निर्देशक या निर्माताओं ने कहा होगा, बल्कि ख़ुद सलमान भी उनकी आवाज़ के बहुत बड़े फ़ैन हो गए थे। एसपी बालसुब्रमण्यम की एक ख़ास बात ये रही कि उन्होंने एक जो गीत था वाली, जो उनकी फ़िल्म थी पहले, जिस फिल्म में उन्होंने किया था एक दूजे के लिए, उसमें एक गीत था तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये गीत फिल्म में 2 जगह पर था, रिकॉर्ड में भी 2 जगह पर था। एक जगह पर ये डुएट था, लता मंगेशकर जी और एसपी बालसुब्रमण्यम साहब ने गाया था, और एक जगह एसपी बालसुब्रमण्यम ने इसमें सोलो परफॉर्म किया था, अकेले उन पर उन्होंने गीत को गाया था। और ये गीत को उस डुएट से ज़्यादा लोकप्रियता मिली, इतना दर्द उन्होंने इस गीत में उड़ेल दिया था कि इसके लिए उनको नेशनल अवार्ड दिया गया। इसी तरीके से जब उन्होंने एक फिल्म जो आई थी मैंने प्यार किया, उसमें एक गाना था दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, वो लता जी ने गाया था।
यही गाना फिल्म में बाकी जब आगे के हिस्से बढ़ते हैं, फिल्म जब थोड़ा रोमांटिक से थोड़ा सैड मूड लेती है, तब वहाँ पर यही गाना सलमान खान के ऊपर एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ में फिल्माया गया था। और जो सिचुएशन थी, सलमान के जो एक्सप्रेशन थे उनके साथ, उन्होंने अपनी आवाज़ को ऐसा सेट किया था कि लोग सुनते ही ले गए। एसपी बालासुब्रमण्यम ने माय लव मेरी प्रियतमा नाम का एक गाना गाया था लव फिल्म के लिए। अद्भुत, बहुत धीरे इस गाने को उन्हें उठाना था। उसके बाद इस गाने में वेरिएशंस बहुत थे, फ्लक्चुएशंस बहुत थे, लेकिन कहीं भी वो ऐसा नहीं लगा कि कमज़ोर पड़ रहे हों। सच कहा जाए तो येसुदास, जो कि मलयालम फिल्मों के एक बहुत बड़े गायक हैं, मलयालम साउथ की कई भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं, येसुदास के बाद दक्षिण की एक और बहुत बड़ी सौगात बने एसपी बालासुब्रमण्यम बॉलीवुड के लिए। उनका फिल्म सागर में जो उन्होंने गाना गाया था, सच मेरे यार है बस वही प्यार है जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, वो गाना तो वाकई उस दौर में इतनी शिद्दत से गाया गया था, इतने खूबसूरत तरीके से गाया गया था कि वो गाना उस दौर में जो एक टूटे हुए जो दिल वाले जो एक फैक्टर रहता है युवाओं के बीच में, अक्सर उनका बड़ा फेवरेट ये गाना बन गया था। फिर ओ मारिया जैसा इसी फिल्म का जो उनका गीत था, इतना मस्त अंदाज में, इतनी चुहलबाजी वाला गीत, उसको उन्होंने उतनी ही मस्ती के साथ गाया और ऐसा लगा कि हर तरीके से उन्होंने जो उसके एक्सप्रेशन थे गाने के, उसके साथ उन्होंने पूरी तरीके से जस्टिस किया है। भोपाल में रहने वाली संदीपा पारे ने भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में अपनी गायकी के अलग अंदाज से खास पहचान बनाई है। उनकी आवाज़ के एक्सप्रेशंस, वेरिएशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उन्हें सुनना बहुत सुखद अनुभव होता है। अनादि टीवी ने अपने आज के इस कार्यक्रम के लिए संदीपा से बात की और जानना चाहा कि एसपी बालासुब्रमण्यम के जाने के बाद संगीत जगत कैसा महसूस कर रहा है। संदीपा ने जो कहा वो आप खुद सुनिए। संगीत जगत में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है एसपी बालासुब्रमण्यम जी के जाने से, लेकिन उनकी आवाज़ तो हम सभी के बीच में रहेगी और युगों युगों तक याद की जाएगी। और उनके बहुत सारे गाने मुझे बहुत प्रिय हैं। उनमें से एक गीत फिल्म मैंने प्यार किया से है, मैं वो गाकर उन्हें सांगीतिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आते जाते हंसते गाते सोचा था मैंने मन में कई बार, खामोश रहूं या मैं कह दूं या कर लूं मैं चुपके से स्वीकार, यही सच है शायद मैंने प्यार किया, हाँ हाँ तुमसे मैंने प्यार किया। एक बार फिर एसपी बालासुब्रमण्यम जी को मेरी हार्दिक हार्दिक सादर श्रद्धांजलि। एसपी बालासुब्रमण्यम की अगर बात की जाए तो इंडस्ट्री में एक पुरानी याद से जोड़ती है बहुत खूबसूरत तरीके से। एक फिल्म रिलीज़ हुई थी शान, और जब उसका टाइटल सॉन्ग दोस्तों से प्यार किया दुश्मनों से बदला लिया, जब वो बाज़ार में आए, उसके रिकॉर्ड प्लेयर्स और कैसेट्स आए, तो लोगों के बीच में कई दिनों तक इस बात को लेके बड़े असमंजस की, बड़ी दुविधा की स्थिति रही कि आवाज़ किसी आदमी की है, औरत की है। वो आवाज़ उषा उत्थुप जी की थी, जो कि बहुत बड़ी एक गायिका है, कई भाषाओं में वो गीत गाती हैं। तो ये घटनाक्रम इसलिए याद आ रहा है कि जब एसपी बालासुब्रमण्यम साहब की एंट्री हुई एक दूजे के लिए फिल्म के ज़रिए, तो लोगों को एक बारगी तो ये कन्फ्यूज़न हो गया, क्योंकि उस फिल्म में कमल हासन के डायलॉग्स किसी और से डब करवाए गए थे, लेकिन काफ़ी समय तक लोग इस बात को लेकर भ्रमित रहे थे कि क्या ये आवाज़ कमल हासन की खुद की है, क्योंकि उसके अंदर जो दक्षिण भारत का टच था उसको देखकर ऐसा सवाल उठना बहुत स्वाभाविक था। लेकिन एसपी बालासुब्रमण्यम ने उस अंदाज के बावजूद, अपने उस एक्सेंट के बावजूद अपने आप को इस इंडस्ट्री में इतनी खूबसूरती से स्थापित किया कि उनके हिस्से में एक से एक खूबसूरत गीत आते चले गए। और राजश्री की फिल्में तो ऐसा लगने लगा कि राजश्री जो प्रोडक्शन है, जो पारिवारिक फिल्में बनाते हैं, कि भाई एसपी बालासुब्रमण्यम जो है उनके लिए बड़े
स्टार गायक की तरह हो गए। हालांकि स्टार गायक तो थे, लेकिन एक माना जाता है कि एक किसी शुभांकर का प्रतीक हो गए हैं वो। आप देखिए ना, जैसे मैंने प्यार किया का हमने जिक्र किया, अब इसी फिल्म का एक जो उनका गीत था, मेरे रंग में रंगने वाली, मतलब इतना मकबूल हुआ वो गाना, इतना खूबसूरत पिक्चराइज किया गया था और गाया भी गया था। उसके बाद जब वो आई हम आपके हैं कौन, बहुत सुपरहिट हुई थी वो फिल्म, तो उसमें भी उन्होंने बड़ा शौक ही भरा गीत दीदी तेरा देवर दीवाना गाया, और साथ ही पहला पहला प्यार है जैसा भी गाया। और इस फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग था, मैंने प्यार किया, जो इसमें ये वाला कहते हैं कि हाँ मैंने भी प्यार किया, उस गीत में उनकी संजीदगी देखते ही बनती थी। अब मणि रत्नम की एक बहुत ही कालजयी मूवी है रोज़ा, कश्मीर में आतंकवाद की समस्या को लेकर ये माइलस्टोन मूवी है। उसका एक सदाबहार गाना है रोज़ा जाने मन। उस गाने को जब आप सुनते हैं तो वाकई एक आदमी की तड़प को महसूस कर सकते हैं। अभिनेता की जो उस फिल्म का जो अभिनेता है, जो कि अपनी पत्नी को याद करके गीत गा रहा है, उसकी तड़प को आप महसूस कर सकते हैं। और ये जादू एसपी बालासुब्रमण्यम ने अपनी आवाज़ से उस फिल्म में इतनी खूबसूरती से जगाया कि ये गाना बहुत ज़्यादा हिट हुआ और आज तक लोग इसे बड़े शौक़ के साथ सुनते हैं। तो अब कार्यक्रम का पहला हिस्सा हम यहीं रोकते हैं और अब चलते हैं अगले हिस्से की तरफ। अब एक बार फिर बात बॉलीवुड की ही, लेकिन मामला सुर का नहीं बल्कि उस असुर का है जिसे नशा कहा जाता है। जो चेहरे नशे के चलते बेनकाब होते दिख रहे हैं, उन्होंने सबको सख्ते में डाल दिया है। दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर, यदि ऐसे स्थापित अभिनेत्रियों को भी नशे की आदत का शिकार बताने वाले संकेत मिलें तो फिर बॉलीवुड की हालत पर तरस ही खाया जा सकता है। कम से कम इन दो चेहरों की बात करें तो मामला डिप्रेशन का तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि किसी ने डिप्रेशन में आके नशे की शुरुआत कर दी, किसी ने अपने जहनी किसी दिक्कत की वजह से ऐसा कर लिया, लेकिन इनके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। दोनों ही सफल अभिनेत्रियां हैं, मशहूर हैं, लगातार फिल्में उन्हें मिल रही हैं, इंडस्ट्री उन्हें हाथों हाथ ले रही है, दर्शक उन्हें हाथों हाथ ले रहे हैं। फिर संजय दत्त और फरदीन खान भी नशे की लत में तब पाए गए जब उन दोनों का करियर भी उड़ान भर रहा था। तो क्या रुपहले पर्दे पर ऊर्जा और ताकत से भरे इन चेहरों का सच नशे की कालिख में लिपटा हुआ है? आइए करते हैं इसकी तफ्तीश। बहुत पुरानी लाइन है, नशा नाश की जड़ है भाई, इसकी पीड़ा बड़ी अधिक आई। बॉलीवुड में नशे की गिरफ्त में आकर कई लोगों ने असमय अपना करियर और अपनी ज़िंदगी तक गंवा दी। मीना कुमारी इसकी एक उदाहरण कही जा सकती हैं, जिनकी मैनोशी ने उन्हें बहुत कम उम्र में इस दुनिया से जाने के लिए मजबूर कर दिया। गुरुदत्त साहब तो जिस रात उनकी मौत हुई, उन्होंने इतनी स्कॉच पी ली थी कि उसके बाद वो कभी होश में आ ही नहीं सके। परवीन बॉबी के लिए कहा जाता है कि वो नशे की चपेट में आ गई थीं। धर्मेंद्र शराब के खास शौकीनों में माने जाते हैं और ये कहा जाता है कि जो उनके बुढ़ापे में जो उनकी आवाज़ की जो लड़खड़ाहट है, जो एक किस्म की ठीक स्पष्ट बोल नहीं पाते कई बार वो, जबकि उनके साथ के जो अभिनेता अमिताभ बच्चन हैं या बाकी जितेंद्र हैं, उन सब की ज़ुबान आज भी उतनी साफ़ है। तो धर्मेंद्र के लिए कहा जाता है कि नशे की आदत, शराब की वजह से ही उनके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन दीपिका पादुकोण या सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद से जिस तरीके की घटनाएं सामने आने शुरू हुई हैं, संजय दत्त और फरदीन खान के एपिसोड सामने आने के बाद ये माना गया था कि भाई बॉलीवुड में बड़े चेहरे एक्सपोज हुए हैं, उन्हें शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा है, इसलिए हो सकता है अभी चलन बंद हो जाए। लेकिन अब सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ड्रग्स का मामला बॉलीवुड में अब फैशन में तब्दील हो चुका है, एक पैशन में तब्दील हो चुका और इसको तरीके से ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जाती है। भाई डिप्रेशन में किसी ने ऐसा कर लिया है, कोई अपनी व्यक्तिगत परेशानियों की वजह से ऐसा कर रहा है। लेकिन जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि दीपिका या श्रद्धा कपूर को तो इस किस्म की कोई मानसिक दिक्कत हो ही नहीं सकती, और अगर हो सकती है तो कम से कम कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट होता है वो चीज़ें ज़िंदगी में। बावजूद उसके उन दोनों ने उनके इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आ रही है। हालांकि आज दीपिका पादुकोण ने एनसीबी की टीम के सामने कहा है कि मैं ड्रग्स नहीं लेती,
मगर फैक्ट ये भी है कि ड्रग्स को लेकर जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था उसके एडमिन दीपिका ही निकली हैं, जिसमें ड्रग्स की डिमांड की गई है जो डीलर्स होते हैं। श्रद्धा कपूर के लिए तो जो रिया हैं उनसे जुड़े एक व्यक्ति ने इस बात का खुलासा किया कि श्रद्धा कपूर भी ड्रग्स लेती थी, शक्ति कपूर की जो बेटी हैं। तो ये जो सारी स्थितियाँ बॉलीवुड की नज़र आ रही हैं बहुत विचित्र हैं, बहुत ज़्यादा डरा देने वाली हैं। यहाँ हम बात करेंगे राम बुंदेला जी से। राम बुंदेला जी मूलतः मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। बुंदेलखंड की मिट्टी से उनका खासा जुड़ाव है और बुंदेलखंड से निकल के बॉलीवुड में फिल्मों के निर्देशन के ज़रिए उन्होंने इस राज्य को एक अलग पहचान दिलाई है। राम बुंदेला जी लीक से हटकर फिल्में बनाने के लिए पहचाने जाते हैं। इस मसले पर जब हमने उनसे उनकी राय मांगी तो उन्होंने साफ कहा कि ना ये फैशन है ना पैशन है, बल्कि एक तरीके का चलन हो चुका है। तो खुद ही सुनिए राम बुंदेला जी को। ना ही ये फैशन है, ना ही ये पैशन है, ना ही ये मानसिक दबाव है। इनको क्या कमी है जो ये लोग नशा कर रहे थे? इनको किस बात की कमी है? मेरा मानना ये है कि ये जो इन्हें सफलता मिलती है बहुत आसानी से, बहुत ही यूं ही मिल जाती है बिना मेहनत किए। तो इसको हम कहते हैं ना कि बौरा गए, दिमाग खराब हो गया है। तो यही एक कारण हो सकता है। और ये भीड़ चाल है, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाए हुए हैं लोग, तो ये नशे करते हैं और ये नशे करके सस्टेन नहीं कर पाएंगे ज़्यादा दिन तक। आप ये देखिए कि कोई भी जो नशा करता है उसको वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री स्वीकार नहीं करती, क्योंकि आपकी आदत बन जाती है। तो इनको अनुशासन की कमी है। और जितने भी ये युवा आ रहे हैं खासतौर से सोशल मीडिया से, ये बिगड़ते जा रहे हैं। इनको नशे की लत है। एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे से प्रोत्साहित होते हैं कि अच्छा ये नशा कर रहे हैं तो हम ये करेंगे, ये कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं। दूसरा, दीपिका जी के बारे में ज़रूर मैं थोड़ा सा शॉक्ड हूँ कि इतनी बड़ी अभिनेत्री, इतना बड़ा नाम, क्या ज़रूरत है आपको? दुनिया ने, हमारे भारतवर्ष ने, हमारे दर्शकों ने सब कुछ दिया, फिर इस बात की ज़रूरत क्या पड़ गई कि वो नशे पे आ जाए? तो यही वो बात मैं कर रहा हूँ कि एक दूसरे का दोस्ताना, फिर उसमें बिगड़ जाना, फिर नशे भी कई तरह के होते हैं। उन्होंने दुनिया घूमी है। तो मेरा मानना है कि अनुशासन होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी हो, आध्यात्मिक हो जीवन, तब तो आप सस्टेन करेंगे, आप दुनिया में अपना नाम बनाएंगे। एक ही बात पूरी तरह से सही है कि यदि सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत नहीं हुई होती तो बॉलीवुड का ये भयानक सच और भी आने वाले लंबे समय तक दबा रहता और न जाने कितने और अभिनेता, अभिनेत्री और बाकी भी जो लोग फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े रहते हैं, यूनिट से जुड़े रहते हैं, वो इस नशे की लत में आते चले जाते हैं। निराशावादी होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात बिल्कुल साफ तौर से कही जा सकती है कि सुशांत केस में तमाम ऐसे नाम सामने आने के बावजूद बॉलीवुड में ड्रग्स का चलन तो बंद होने वाला नहीं है। हो सकता है थोड़ी और महंगी ड्रग्स मिलने लगे सितारों को, बल्कि उसकी उपलब्धता और उसकी आदत वाले केसेस में कमी आने जैसे कोई आसार नहीं दिखते हैं। कुछ मछलियों ने वाकई बॉलीवुड का पूरा तालाब गंदा कर दिया है। एक कल्चर हुआ करता था इस इंडस्ट्री का, एक अदब, एक लिहाज हुआ करता था इस इंडस्ट्री में, लेकिन अब जहाँ देखिए आप वहाँ नशे की बात सामने आ रही है। जिस दूसरे अभिनेता को देख लीजिए, ऑन एंड एवरेज वाली अगर बात करते हैं, या दूसरे अभिनेत्री को देख लीजिए, या किसी बड़ी शख्सियत को देख लीजिए, यही सामने आ रहा है। ये भी ड्रग्स लेते हैं, इनके ड्रग पैडलर से संबंध थे, इनके पास ऐसी चैट्स मिली हैं, या इनके पुराने इस तरीके के रिकॉर्ड रहे हैं। आरोप तो ये भी लगाया गया था कि कंगना रनौत जो हैं वो भी ड्रग्स लेती हैं। उन्होंने लेकिन इस बात के लिए चुनौती दी है कि अगर कोई एक बार भी इस बात को साबित कर देगा तो इस इंडस्ट्री को छोड़ देंगी। ये ड्रग्स का नशा बड़ी विचित्र सी स्थिति होती है। आप इससे हटकर अगर हम देखें, आप अमिताभ बच्चन को देखिए, जितेंद्र को देखिए, आप नाना पाटेकर को देखिए, सनी देओल, सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ, इन सब का नाम कभी भी नशे जैसी किसी आदत से नहीं जुड़ा। और ये सब अपने अपने स्थान पर स्थापित हैं, ये सब अपने अपने स्थान पर सफल हैं। बावजूद उसके इन सब के पास अपने अपने स्थान पर, अपने अपने समय पर उस संघर्ष की स्थिति बनी है जिस संघर्ष से उन लोगों के लिए कहा जाता है
शील्ड तैयार की जाती है जो नशा करते हैं कि भाई संघर्ष के चलते उस बात को ये लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को उस बात से जूझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए लोग नशा लेने लगते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ऐसा लगता तो नहीं है। दिल्ली में रहने वाली अलका शर्मा जी काउंसलर हैं, ट्रेनर भी हैं। इस बारे में जब हमने उनसे बात की तो उनका यही कहना था कि एक किस्म का प्रेशर तो रहता है ये, लेकिन नशे को लेकर उन्होंने ये भी बताया कि पहले इसका स्वरूप कुछ और हुआ करता था, प्राकृतिक स्वरूप हुआ करता था, और अब उसकी जगह ड्रग्स ने ले ली है। अलका शर्मा जी ने हमसे क्या कहा, ये आप खुद सुनिए। As news is going on in media that why actresses and actors are addicted to drugs somewhere, so I would like to put some points on it. If we talk about the use of drugs by human, in historical evidence, people take out the extract of plants were to be used to relieve the pain and worries. Drugs are the substance other than food which are taken to change the way of body or mind function. And if we talk about actresses, while they are performing in various roles, they have some performance anxiety. They might have social pressure on it that using drugs can improve your performance while going into deep into the roles. And apart from the roles and performance anxiety, and to cover all these things, they may be addicted to that because of the social pressure, the peer pressure, the parties are going on. So my input towards that psychological issues and things are very, very common if you are addicted to drugs and all, and it impact on the psyche of the person also. बहुत अजीब सी स्थिति लगती है कि एक ही कार्यक्रम की शुरुआत में हम किसी एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसने अपने अच्छे कर्म, जिसने अपनी प्रतिभा के सही इस्तेमाल, जिसने अपने प्रोफेशन को पूजा की तरह मानते हुए कामयाबी अर्जित की, सफलताएं अर्जित की। एसपी बालासुब्रमण्यम जिनकी बात हमने शुरू में की थी और आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, और उसी कार्यक्रम के एक हिस्से में हमें बॉलीवुड के उन चेहरों की बात करनी पड़े जिनकी वजह से सारा का सारा समाज सकते में है। एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री अपने आप को शर्म के दायरे में महसूस कर रही है। नशे को लेकर चाहे जो भी तर्क दे लिए जाएं, लेकिन सच बात तो ये है कि एक तरीके का बहाना भर होता है चीज़ों से बचने का, चीज़ों से भागने का। अगर मान लीजिए वाकई अवसाद की स्थिति के लिए एक नशा एक कारगर उपाय मान लिया जाए, अवसाद या वर्क प्रेशर की स्थिति में नशा करने को अगर जस्टिफाई कर दिया जाए, तो अवसाद और वर्क प्रेशर तो दुनिया के हर काम में है। किसी भी किस्म के काम में, आप खुद का काम करें, आप बाहर के किसी और की नौकरी करें, आप व्यवसाय करें, आप समाज में किसी मुकाम के लिए संघर्ष करें, हर जगह इस तरीके की स्थिति बनती है। अवसाद आता है, लोगों को वर्क प्रेशर रहता है, सोसाइटी का प्रेशर रहता है। तो क्या ये सारी की सारी सोसाइटी ड्रग्स के हवाले कर दी जाए? क्या ड्रग्स को इस बात पर वैधानिक मान्यता दे दी जाए कि चूंकि आज का दौर बहुत ज़्यादा तनाव का दौर है, चरम पर पहुंच चुका इंसान का तनाव, इसलिए उसे ड्रग्स के सेवन की आज़ादी दे दी जाए? जाहिर सी बात है, इसका जवाब हाँ कभी भी नहीं हो सकता। तो फिर ये गलत प्रवृत्तियाँ क्यों? आखिर कहाँ तक पहुँचना चाहता है बॉलीवुड? और बात सिर्फ ये नहीं कि बॉलीवुड इस आदत का शिकार हो गया है। नशे के आदी लोगों की संख्या हर सेक्टर में है, लेकिन बॉलीवुड जो कि एक आदर्श प्रस्तुत करता है लोगों के सामने, भारत में जो कि जहाँ की फिल्में जो हैं इस देश की जनता के मनोरंजन का सबसे सशक्त माध्यम है, और यहाँ की बहुत बड़ी आबादी आज भी फिल्मी जो सितारे रहते हैं उनके पहले पर्दे पर जो कैरेक्टर्स दिखते हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करती है, उनकी तरह आचरण करने की कोशिश करती है। यही फिल्मी सितारे जो ड्रग्स लेते हैं, इन्हीं में से कई पर्दे पर ऐसे ऐसे आदर्श पेश करते हैं कि लगता है इनसे बड़ा महापुरुष कोई और नहीं होगा। ऐसी लड़कियां कई इस तरीके के संवाद वहां पर बोलती हैं और ऐसी बिल्कुल इस तरीके के उनका प्रस्तुति की जाती है, ऐसा लगता है कि साक्षात जो आदर्श स्वरूप होना चाहिए किसी नारी को, यही होती हैं। और जब ऐसे ही लोग असल ज़िंदगी में नशे जैसी चीज़ के आदी पाए जाते हैं, जब ऐसे ही लोग असल ज़िंदगी में नशा पाने के लिए हर किस्म के गलत हथकंडे करने के आरोपी पाए जाते हैं, तो लोगों का बहुत बड़ा भ्रम टूटता है, लोगों का बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है। और इस धक्के के
असर की हम कल्पना इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसे नापने के लिए कोई पैरामीटर आज तक नहीं बना है। नशे ने बॉलीवुड का जो भी नुकसान किया हो, उसने साथ ही साथ अपने असंख्य प्रशंसकों को बहुत बड़ा सदमा, बहुत बड़ा झटका भी दिया है, जिसकी भरपाई शायद कभी भी नहीं हो सकती। अब आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए रत्नाकर त्रिपाठी का नमस्कार।